दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी और एक समय में सबसे बड़ी पार्टी, ऐसी पार्टी जिसके सामने विपक्षी दल पानी नहीं मांगते थे, ऐसी पार्टी को आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने पड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसका अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हुआ। नए मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन आज के दिन तीसरा और अहम दिन आज कांग्रेस के इस चिंतन शिविर का, और बड़ा फैसला इसमें हुआ है। Congress leaders are in Rajasthan's Udaipur for a 3-day introspection conclave which will set the tone for the party's. आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, हाउ इट बिकेम अ बिगेस्ट पार्टी इन कंट्री, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड द वे फॉरवर्ड। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1885 से, जब एक राष्ट्रीय संगठन या एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने के मकसद से देश के अलग अलग कोनों से उस समय के 72 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वर्कर्स मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इकट्ठे हुए और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी की नींव पड़ी। वैसे तो कांग्रेस पार्टी बनने के पीछे कई थ्योरीज हैं, जैसे एक थ्योरी यह है कि जब भी अंग्रेज सरकार से भारतीय राजनेताओं की डील होती, डिस्कशन होता या फिर भारतीय राजनेताओं द्वारा अपनी मांगें रखने की बात आती, तो एक राष्ट्रीय संगठन को एक राष्ट्रीय संस्था न होने की वजह से सभी राजनेता अपनी अपनी तरफ से अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांगें रखते थे, जिसकी वजह से भारतीय राजनेताओं की आपसी सहमति ही नहीं बन पाती थी। और इसका परिणाम यह होता कि भारतीय कभी भी अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रख ही नहीं पाए। माना जाता है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए भारतीय राजनेताओं ने एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की योजना बनाई और इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। एक दूसरी थ्योरी के हिसाब से 19वीं सदी में देश के अलग अलग कोनों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ छोटे छोटे विद्रोह होते रहते थे, लेकिन इन छोटे छोटे विद्रोहों से अंग्रेज सरकार का हम बाल भी बांका नहीं कर पाते थे। एक समय ऐसा आया जब इन छोटे छोटे विद्रोहों ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी बड़े विद्रोह का रूप लिया और यह विद्रोह था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इतने बड़े राष्ट्रव्यापी विद्रोह के होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली देश को आज़ादी नहीं मिली, और इसका सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि एक राष्ट्रीय संगठन का ना होना या फिर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की कमी। किसी एक राष्ट्रीय संस्था, किसी एक राष्ट्रीय संगठन, एक राष्ट्रीय पार्टी के न होने को इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि अगर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस का गठन हो चुका होता तो शायद हमें आने वाले 90 सालों तक आज़ादी का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन इन दो थ्योरीज के अलावा कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो सबसे दमदार और एक्सेप्टेड थ्योरी है, वह थ्योरी है द थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व। यह सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट घरों में यूज़ होने वाले प्रेशर कुकर से आया है। प्रेशर कुकर में उसकी प्रेशर रिलीज करने के लिए एक सीटी लगी होती है, बट अगर कभी अनफॉर्चुनेटली वह सीटी काम ना करे और प्रेशर रिलीज ना कर पाए तो पूरा प्रेशर ना फटे, इसके लिए उसमें एक सेफ्टी वॉल्व का यूज़ होता है और ऐसी कंडीशन में वह सेफ्टी वॉल्व फटकर बड़ी दुर्घटना होने से बचा लेता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया गया क्योंकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भले ही देश को आज़ादी न मिली हो, लेकिन इस संग्राम ने अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला दी थी। और इसी घटना से सीख लेकर और भविष्य में ऐसा कोई भी बड़ा विद्रोह ना होने पाए, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने भारतीयों का एक संगठन बनाने की योजना बनाई, ताकि भारतीयों का गुस्सा एकदम से इतने बड़े विद्रोह के रूप में न फूटे और अंग्रेज सरकार को समय समय पर पता चलता रहे कि भारतीयों के मन में अंग्रेज सरकार के लिए क्या चल रहा है या फिर भारतीयों की क्या समस्याएं और भारतीय क्या मांगे रखना चाहते हैं। और अंततः इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई और फिर आगे चलकर देश की आज़ादी में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं देश में कांग्रेस की राजनीति पर। आज़ादी के बाद कई सालों तक कांग्रेस ने देश पर एक छत्र राज किया और यह वह समय था जब भारतीय जनता राजनीति या राजनीतिक दलों के नाम पर सिर्फ एक ही नाम को जानती थी और वह नाम था कांग्रेस। आज़ादी के बाद 1964 तक नेहरू जी ने देश पर राज किया और 1964 में उनकी मृत्यु के बाद देश पर इंदिरा गांधी का जोरदार शासन रहा। लेकिन 1977 के छठे लोकसभा चुनावों में पहली बार कांग्रेस को आपातकाल के बाद
हार का सामना करना पड़ा और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसी समय को हम कांग्रेस के डाउनफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट भी मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक्चुअल डाउनफॉल इसके काफ़ी समय बाद शुरू हुआ, क्योंकि छठे लोकसभा चुनावों के बाद भी कांग्रेस ने कई बार धमाकेदार कमबैक किया। 1996 के 11वें लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जनता दल के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी उभरने लगी थी, और वहीं दूसरी तरफ कई सालों तक बहुमत में रहने वाली कांग्रेस की सीटें घटकर मात्र 140 रह गई। 1998 के 12वें लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और फिर इसी समय बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर एनडीए का गठन किया। समझने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों की वजह से कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ। इसका जो सबसे पहला रीजन है वह माना जाता है कांग्रेस शासन में हुए घोटालों को। कांग्रेस शासन में देश में किसी और चीज की कमी हुई हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस ने देश में कभी भी घोटालों की कमी नहीं होने दी। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, सत्यम घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इन स्कैम्स ने जनता के बीच कांग्रेस की इमेज खराब कर दी, और यहीं से कांग्रेस धीरे धीरे देश की राजनीति के केंद्र से बाहर होने लगी। रीजन नंबर 2, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आज़ादी के इतने सालों बाद भी कांग्रेस पार्टी की धुरी गांधी परिवार ही बना हुआ है। अब तो देश की जनता भी समझने लगी है कि गांधी परिवार किसी भी बाहरी व्यक्ति को मौका ही नहीं देना चाहता है, और जिसकी वजह से कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे लीडर्स जिनमें पोटेंशियल था कुछ कर दिखाने का। जब भी हम कांग्रेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने लोगों के नाम और तस्वीर ही आती है, और ये नाम है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। रीजन नंबर 3, द लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी। अगर एक बार के लिए यह मान भी लिया जाए कि किसी बाहरी व्यक्ति को मौका देने का सिद्धांत कांग्रेस का उचित सिद्धांत है, तो क्या राहुल गांधी अपने आप में इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उन्हें एज अ पीएम फेस चुनावों में उतारा जाए? यह सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। रीजन नंबर 4, सोनिया गांधी। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी अपने आप में कांग्रेस के डाउनफॉल की एक रीज़न है। वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी है, बट राजनीति में जिस एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है वो सोनिया गांधी में देखने को नहीं मिलता। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको तब तक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है जब तक कि आप राजनीति में बने रहना चाहते हैं, जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि एज अ पॉलिटिशियन सोनिया गांधी में कितनी क्षमता है, क्योंकि 2004 और 9 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत का श्रेय अगर पूरा का पूरा सोनिया गांधी को भी दे दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के चिंतन शिविरों के इतिहास की। ऐसा नहीं है कि उदयपुर चिंतन शिविर कांग्रेस का पहला और एकमात्र चिंतन शिविर है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी 4 चिंतन शिविरों का आयोजन कर चुकी है, जिनमें से मात्र एक चिंतन शिविर का फायदा पार्टी को देखने को मिलता है। कांग्रेस का पहला चिंतन शिविर 1974 में यूपी के नरौरा में हुआ और इसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने की, लेकिन इस चिंतन शिविर के परिणाम के रूप में कांग्रेस को 1977 में करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का दूसरा चिंतन शिविर 1998 में एमपी के पचमढ़ी में हुआ। इस शिविर की विशेषता रही कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसी शिविर में पार्टी ने एकला चलो का नारा दिया, लेकिन 1998 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को फिर से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पार्टी का तीसरा चिंतन शिविर 2003 में शिमला में आयोजित हुआ, लेकिन इस शिविर के बाद 2004 में होने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी को जबरदस्त जीत मिली और पार्टी ने फिर केंद्र की सत्ता में वापसी की। पार्टी का चौथा चिंतन शिविर 2013 में राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ। इस शिविर में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इस शिविर का परिणाम यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को फिर से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ एक ही शिविर का परिणाम पार्टी को मिला। अब अगर हाल के शिविर की बात करें
जिसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में हुआ। तो इस शिविर में पार्टी ने कुछ निर्णयों पर पहुंची है। जैसे पहला निर्णय है 1 फैमिली 1 टिकट का, जो कि एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। दूसरा निर्णय पार्टी का ये है कि 50% रिजर्वेशन फॉर इंडियन यूथ। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि युवा पार्टी को एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। और भारत जोड़ो के तहत देश भर में पद यात्रा का निर्णय, इससे आम जनता के साथ पार्टी का कनेक्शन बनेगा, जो कि काफ़ी समय से टूटा हुआ है। अब अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो पार्टी भले पद यात्रा से कितना भी पब्लिक के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन आज के डिजिटल युग में पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मीडिया और सोशल मीडिया के मैक्सिमम यूज़ पर फोकस करना चाहिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने, कमेंट करने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभम रतूड़ी, साइनिंग ऑफ।